जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की एक टॉपिक जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की जलवायु। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें केवल जलवायु के बारे में चर्चा किया था और जलवायु के क्या प्रभावी होते हैं और कौन से घटक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे हमने एक वीडियो बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बने हैं या फिर आपको कैसे इसको याद करना चाहिए। कौन कौन से, अब इसमें हम जलवायु पढ़े तो इसमें 3 ऋतुएं पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, वो हमारे जलवायु का ही पाठ है। इसके बाद पढ़ेंगे मिट्टी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले की पॉइंट पढ़ेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है मानसूनी है। अब इसको आपको याद रखना है कि जलवायु मानसूनी क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो स्पेशल टाइम पर चलने वाली हवाएं, अर्थात आपके जो बरसात महीनों में या फिर वर्षा ऋतु में जो हवाएं चलती है दक्षिण से पश्चिमी वाली, उससे वर्षा होती है। इसलिए हम इसको मानसूनी छत्तीस या फिर इस यहाँ की जो जलवायु को मानसूनी मानते हैं। अब ये बात मैं ये बता दूं, मान लेते हैं किसी देश में एक किसी राज्य में बड़ा सा पर्वत है, इस प्रकार से ना, यहाँ से हवाएं अगर चलती है, ठीक है, हवाएं चलती है और पर्वतों से टकराकर वर्षा होती है एक लिमिट समय में या फिर एक नियमित अंतराल में, तो इस प्रकार की जलवायु को हम वहाँ पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वर्षा होती है वो मानसूनी है, लेकिन किसी अन्य क्षेत्रों में यदि पर्वतों से टकराकर वर्षा यदि सामान्यतः यदि अधिक मात्रा में होती है तब उसको हम क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा, या फिर वहाँ की जो जलवायु है पर्वतीय वर्षा प्रकार की है, ऐसा हम उसको कहेंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में क्या आ जाएगा, आपके जो बघेलखंड के पठार है। ठीक है, बाकी आगे उसको और देख लेंगे एक बार मैप में। बघेलखंड के जो पूर्वी भाग है, ठीक है, सोनबेरा का पठार वगैरह, सॉरी, बघेलखंड के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे वर्षा होता है। छत्तीसगढ़ के जो मैदान है और बस्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा होती है। तो यदि क्वेश्चन आ सकता है, देखिए कि छत्तीसगढ़ जलवायु को कितने आधार पर वर्गीकरण किया, 3 आधार पर। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कर्क रेखा गुजरती है जिसके कारण 15 जून तक अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से से उत्तरी हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है, इसी वजह से वहाँ का जो जलवायु है या फिर टेम्परेचर बहुत रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीलीटर, ठीक है, या फिर 1200 मिलीलीटर, या फिर इसी को हम सेंटीमीटर में कहेंगे तो 129 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा, 1300 से 1325 या फिर 129 सेंटीमीटर। भू आवेशित राज्य होने के कारण एवं समुद्र तल से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, अर्थात शुष्क उपाद्र है। इसका मुख्य कारण है कर्क रेखा की निकटता। भू अवस्थित राज्य होने के कारण से उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु छत्तीसगढ़ के राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, ये इतना की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये कभी ना कभी प्रश्न में आपको एग्जाम में पूछा गया है। अब हम सीधे चलते हैं हमारे ऋतुओं के ऊपर कि ऋतुओं से किस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे आज का हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे भारत का मैप है, ये छत्तीसगढ़ है भारत में, और ये किस प्रकार से आपकी दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। कौन सी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। देखिए, हवाओं का नाम कैसे किया जाता है, जहां से हवाएं चलती है ना वहां से हवाओं का नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक उत्तर बना लिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण। यदि उत्तर से ऐसे नीचे की ओर आएगी तो हम उसको उत्तरी हवाएं कहेंगे, यदि दक्षिण से ऊपर की ओर जाए तो उसको दक्षिणी हवाएं कहेंगे। इस प्रकार से जिस दिशा से हवा चलती है ना, जिस दिशा से वायु चलती है उस दिशा के नाम के आधार पर उस हवा के नाम को रख दिया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। वर्षा ऋतु का जो आरंभ होता है 16 जून से 15 अक्टूबर तक होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है 16 जून से 15 अक्टूबर तक होता है। कब से, 16 जून से 15 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में मेनली हमने 3 प्रकार के क्या देखेंगे, 3 प्रकार के हम वो देखेंगे, ऋतु देखेंगे।
वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतु। और तीनों ऋतु को 12 महीने में बांट दिया गया है, तो प्रत्येक ऋतु के लिए 4 महीना हमको देखने को मिलता है मेनली। जैसे जून, जुलाई, ठीक है, जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार के ये हमारे 3 महीने के एक ऋतु को हम रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच के जो ड्यूरेशन है उसको हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस अवधि में प्रदेश में 90% वर्षा होती है। इसमें वर्षा ऋतु में देखिए, वर्षा तो पूरे 12 महीना होती है, अभी भी वर्षा हो रहा है, गर्मी में भी वर्षा होता है, शीत में भी वर्षा होता है ना, बरसात में भी वर्षा होता है। तो मेनली जो वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने की वजह से, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। और इसी महीने में या फिर इसी ड्यूरेशन में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। कितना? 90%। ठीक है, यदि पूरा 100% मान लिया जाए तो इसमें 90% जो वर्षा है केवल और केवल वर्षा ऋतु के समय हो जाती है। बाकी के जो 10% है दोनों महीने में हो जाता है, जैसे 2 ऋतुओं में, शीत और ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब ये वर्षा ऋतु का जो कारण क्या है, तो कहाँ समय चलती है, तो दक्षिण पश्चिम से कुछ हवाएं चलती है अरब सागर से। या नीचे आप इधर अरब देख लीजिए, ये अरब सागर है, यहाँ से कुछ हवाएं चलती है, ये यहाँ पे आके ना 2 भागों में बढ़ जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की होकर चलता है, दूसरा हवा जो है हमारे सह्याद्री की ओर चलता है। कई बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम दिशा की मानसूनी हवा है वो तो आती है, लेकिन एक शाखा जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता है, तो हमको जो छत्तीसगढ़ में वर्षा प्राप्त होता है वो बंगाल की खाड़ी वाला है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होकर जो हवाएं आती है वहीं से हमको वर्षा देखने को मिलती है। देखिए, जो हवाएं चलती है उसमें हवा वर्षा नहीं होती। जब हवाएं चलती है ना, तो जैसे वो समुद्र के ऊपर से बहती है हवाएं, तो वहां से जो वेपोराइजेशन है ना, मतलब जो वाष्प होता है, जैसे पानी जो भाप बनकर उड़ता है ना, उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है हवा और कहीं जाकर उस पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही वर्षा होता है। ठीक है, ऐसे ही वर्षा होता है। तो अरब सागर की जो दूसरी शाखा है, जहां से बंगाल की खाड़ियों से हवा जैसे गुजरती है ना, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जैसे ही गुजरती है तब यहाँ पानी गिरना शुरू हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो मैं ये बताऊं कि वर्षा ऋतु के जस्ट पहले कौन सी ऋतु होती है हमारे पास? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी इतना ज्यादा भयानक हो जाता है ना, इतना भयानक हो जाता है कि जो ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे ना हाई प्रेशर रहता है। बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, और छत्तीसगढ़ में जो रहता है वो लो प्रेशर रहता है। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर चलती रहती है इस प्रकार से, और यहाँ क्योंकि यहाँ पानी है तो भाप बना हुआ पानी इसी हवाओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और इधर के राज्यों में वर्षा करती रहती है। ठीक है, तो ये है वर्षा का मेन रीजन। बाकी यदि इंडियन जीएस में यदि भूगोल पढ़ाने का कभी समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे कि वर्षा किस प्रकार से होती है और कैसे होती है ना। ये हमारा फिलहाल चैप्टर नहीं है कि कैसे होती है, वो हमारे अन्य चैप्टर है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि वर्षा ऋतु में 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। ठीक है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वर्षा हमको बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से मिलती है। दिशा कभी पूछ दिया जाता है हवाओं का, तो दक्षिण पश्चिम दिशा मानसूनी हवा, आपको इसका आंसर लेना है। अगला देखते हैं। बाकी जो शेष 10% जो वर्षा होती है ना पूरे छत्तीसगढ़ में, वो अन्य माहों में होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले कुछ क्षेत्र हम यहाँ देख के रखे, जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, महानदी बेसिन है, पूर्वी जशपुर का पठार है ना प्रदेश है, पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है, यहाँ पे लगभग औसत आपको 1600 मीटर से भी अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इससे 1600 से अधिक मीटर वर्षा देखने को मिलती है, और पूरे छत्तीसगढ़ में 1200 औसत है। ठीक है, और 1300 से 1350 मिलीमीटर की वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं? देखिए, पहले तो समझ लीजिए छाया है ना, छाया और वृष्टि। वृष्टि मतलब होता है जल और छाया मतलब होता है जल का छाया। अब ये जल की छाया को आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, जल की छाया को आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बड़ा ऊंचा सा पहाड़ है। ठीक है, यहाँ हवाएं ऐसे चल रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी ना, ये ठंडा होकर वापस पानी के रूप में गिर जाएगी इस प्रकार से। मतलब इस हवा में जितना भी आर्द्रता था, जितना भी वह जल वाष्प था,
वो यही गिर गया इसी पर्वत के साइड में। लेकिन कुछ हवाएं इस ओर भी चली जाएंगी, लेकिन इसमें अब क्या जलवाष्प रहेगा, ये क्या यहाँ की हवा में पानी रहेगा, तो यहाँ की हवा में पानी न या फिर कम होता है, न के बराबर या फिर कम होता है। इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी शहर होंगे, जितने भी भूभाग होंगे, यहाँ पानी की मात्राएं कम हो जाएगी। इसी वजह से इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पे मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश आपके मैकाल रेंज वाले क्षेत्र में मिलता है ना। जो मैकाल क्षेत्र कहाँ पे है आपके कवर्धा, कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली, इस साइड जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश में जो वर्षा है 1000 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश में जो वर्षा है 1000 मिलीमीटर से भी कम की वर्षा वहां पे होती है। अगला समझते हैं कि वर्षा ऋतु में तापमान कितना रहता है? तो तापमान रहता है 30.24 सेंटीग्रेड। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो तापमान है 30.24 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है वर्षा ऋतु में। अब देखते हैं सर्वाधिक वर्षा आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगा जशपुर नगर में। ठीक है, तीनली अगर हम तीन अगर मेन मान के चले कितने वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है, तो आपके जशपुर वाले एरिया है। ठीक है, जशपुर नगर का जो एरिया है वहां आपको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है आपके दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन। कहाँ पे? दंडकारण्य है, रायगढ़ बेसिन है, यहाँ पे आपको बहुत अधिक वर्षाएं देखने को मिलती है। ठीक है, यदि इसको कुछ मान भी ले कि कितना कितना वर्षा है, तो देखिए जो जशपुर नगर है, ठीक है, जशपुर नगर वाले में क्षेत्र में लगभग 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है अत्यधिक में। ठीक है, और वहीं अगर दंडकारण्य की बात किया जाए, ठीक है, दंडकारण्य की बात किया जाए तो दंडकारण्य में जो है, ठीक है, दंडकारण्य में आपके लगभग है ना, लगभग ये आपके 1300 से 1400 मीटर, 1300 से 1400 मिलीमीटर। ठीक है, और वहीं अगर रायगढ़ बेसिन की बात किया जाए तो 1450 से 1600 मिलीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, वायुदाब इसमें होता है 1008 मिलीबार से 1006 मिलीबार की वायुदाब रहती है उस टाइम। आर्द्रता क्या होती है? तो जैसे हवा है, हवा में बहुत सारी चीजें होती है, धूल कण है, पानी है, तो हवा में जो नमी की मात्रा होती है ना, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अधिक होने की वजह से आपको हवाएं ठंडी लगती है। इसका आप कैसे बता सकते हो? जैसे आपके घर में कूलर होगा, कूलर को कभी बिना पानी के चला के देखिए, कूलर में बिना पानी चला के देखिए, आपको हवाएं गर्म लगेंगी। वही यदि पानी चला के देखेंगे तो थोड़ा देर बाद आपको लगेगा कि ठंडा हवा लगेगा। ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि उस हवा में पानी की नमी आ गई है, पानी की छोटे छोटे बूंदे आ गई है। तो हवा में पानी की बूंदे को जलवाष्प कहते हैं। बरसात में जलवाष्प, हवा में पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए इसकी आर्द्रता अधिक रहती है। एक साइंस का प्रश्न आ सकता है कि आर्द्रता अधिक में या फिर आर्द्रता कम में आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट से। तो आर्द्रता जिसका कम होगा उसमें कपड़े जल्दी सूखेंगे, और आर्द्रता अधिक है इसलिए कपड़े देर से सूखेंगे। यही कारण है कि बरसात में आपके कपड़े 1-2 दिन सूखने को लग जाते हैं, जबकि गर्मी में 1 से 2 घंटे में आपके कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी में आर्द्रता कम होती है। तो वर्षा ऋतु से इतने सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, और ये आपके सोर्स बताया जा रहा है इस बुक से। सॉरी, अब मैं आपको बुक भी दिखा दूं, है ना, मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ। हो सकता है किसी को डाउट होगा, तो मैं एक बुक दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला बुक है, ठीक है, ये वाला बुक है, आपको इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है। हम किसी भी कोचिंग के बुक को फॉलो नहीं करते, इसी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। और शांति से पढ़िएगा, आपको इसमें ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार की कोचिंग के बुक से हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, इसी कहीं के बुक से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए इस बुक से। अगला हमारे पास वह ऋतु आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, थोड़ा से ना हम भूगोल का एक जो टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है ना, हमारे पृथ्वी में जो हमारा देश है, छत्तीसगढ़ राज्य और देश, वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो क्योंकि ग्लोब जो है या फिर पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है, इसी वजह से इसी झुकाव की वजह से उत्तर की ओर कभी कभी किरणें कम जाती हैं और दक्षिण की ओर ज्यादा जाती है। जैसे 21 जून को देखिए, 21 जून में ना कर्क रेखा जो है,
ठीक है। कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है और जो कर्क रेखा है उत्तरी दिशा में है, इसलिए छत्तीसगढ़ में हमको गर्मी का मौसम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर चलती है। उसके विपरीत अगर देखा जाए तो जब भी 22 दिसंबर की बात आएगी तो सूर्य जो है दक्षिण ध्रुव पर अधिक चमकता है या फिर मकर रेखा पर अधिक चमकता है और बाकी हिस्सों में कम सूर्य का प्रकाश जाता है या फिर तिरछा जाता है। इसी वजह से इसमें ठंडी की समय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और 23 सितंबर और 21 मार्च इस टाइम जो है सूर्य जो है बराबर दोनों ओर प्रकाश डालता है, चाहे वो कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो। इसी को हम विषुव के नाम से जानते हैं, इसी को हम विषुव के नाम से जानते हैं। अब हम ग्रीष्म ऋतु पर वापस आते हैं। 16 फरवरी से 15 जून तक का जो समय है उसको हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक के जो समय है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून तक कर्क रेखा पर चमकता है। मई के अंत में लू हवा चलती है, मई के अंत में लू नामक हवा चलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो पठारी एरिया है या फिर पर्वतीय एरिया में वहां पे बहुत कम असर डालता है हमारा ये लू। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 मार्च को ना दक्षिण उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर खसकते जाता है सूर्य और अंततः 21 जून पर कर्क पर चमकते रहता है। अब ये कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है ये देखिए, है ना। जो जब ग्लोब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ, बना नहीं है ढंग से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की कर्क रेखा है ना, तो ये 21 जून में ना सूर्य का प्रकाश सीधे इस पर चमकेगा। इसी वजह से हम गर्मी का एहसास करते हैं, हमको गर्मी की एहसास होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही वो रेखा गुजर रही है और सूर्य यहीं पे चमकता है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हमको लगती है। चलिए आगे देखते हैं। तापमान की बात करें इस मौसम में तो तापमान इसमें अधिक तापमान होता है। इसी समय सबसे अधिक तापमान हमको लगता है। सबसे अधिक तापमान मेनली अगर क्रमशः देखा जाए तो रायपुर का होता है 42 ठीक है 42.3 या 3 यहाँ पे आ गया है 42.3 सेंटीग्रेड रायपुर का होता है। ठीक है, और रायगढ़ का 42.8 सेंटीग्रेड और अंबिकापुर का 39.6 और चांपा का सबसे ज्यादा होता है 43 सेंटीग्रेड। ठीक है, सभी में सेंटीग्रेड लगा लीजिएगा। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा 43 सेंटीग्रेड। ठीक है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा है 43 सेंटीग्रेड। आगे देखिए, वर्षा ऋतु इसमें भी होती है, ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा ऋतु होती है। तो बहुत कम वर्षा होती है स्थानीय हवाओं की वजह से। बरसात के मौसम में क्या हो रहा था? दक्षिण पश्चिम हवाओं से वर्षा होता था, मानसूनी हवाएं थी। लेकिन गर्मी के दिनों में भी वर्षा होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। स्थानीय हवाओं की वजह से बादल बनने के कारण, ठीक है, स्थानीय हवाओं से बादल बनने के कारण यहाँ पे वर्षा हमको देखने को मिलती है। तो इस समय जो वर्षा होती है वो दंडकर में 85 मिलीमीटर, बघेलखंड में 73 मिलीमीटर वर्षा, और जो आर्द्रता है यहाँ 50%, मतलब गर्मी के दिनों में आर्द्रता घट जाती है, 50 से भी कम हो जाता है। 50 से भी कम हो जाता है इसमें आर्द्रता। कितने कम हो जाता है? 50 से भी कम इसमें आर्द्रता देखने को मिलती है गर्मी के दिनों में। ठीक है, हवा इसमें अब आर्द्रता हमने देख लिया 50% से भी कम होती है यहाँ की जो आर्द्रता है। ठीक है, आर्द्रता इसमें कम रहती है। अब देखेंगे इसमें वायु दाब, मैं यहाँ पे वायु दाब लिखा नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा वायु दाब। तो इसकी जो वायु दाब है, ठीक है, गर्मी के दिनों में जो वायु दाब होती है वो कम होती है, न्यूनतम होती है। गर्मी के दिनों में जो वायु दाब है वो कम होती है। वायु दाब कम होने की वजह से ही बंगाल की जो खाड़ी में हाई प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो जो हाई प्रेशर है, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो लो प्रेशर है उसको भरने के लिए हवाएं चलती है छत्तीसगढ़ की ओर, इसीलिए वहां पे बरसात के दिनों में हवाएं चलती है। सॉरी, बरसात के दिनों में क्या चलती है? हवाएं चलती है, जिससे बरसातें होती है। अब हम देखेंगे शीत ऋतु के बारे में। तो जो शीत ऋतु का जो स्टार्टिंग है वो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक रहता है। मतलब ठंडी का जो मौसम है 16 अक्टूबर से हमको 15 फरवरी तक के समय में ठंडी का मौसम हमको देखने को मिलता है।
23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होता है और 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 23 सितंबर से सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन मतलब जैसे क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे एक बना लेता हूँ, बाकी उसमें मिटा दूंगा। ठीक है, ये यदि मैं इसको ग्लोब मान लूँ, ठीक है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होता है। ये बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये जो व्हाइट कलर का खिंचाया जा रहा है ये आपके 0 अंश का अक्षांश है। ठीक है, 0 अंश का अक्षांश है और ये ऊपर का जो लाइन खींच रहा हूँ वो आपके कर्क रेखा है, ये कर्क है और ये नीचे वाला मकर है। ठीक है, मान लेता हूँ ये सूर्य है। ठीक है, अब पृथ्वी घूम रही है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है दक्षिणायन, दक्षिणायन लिखा है ना, दक्षिणायन लिखा है। मान लेता हूँ कि ये 21 जून पर सूर्य यहाँ सीधा यहाँ चमक रहा था। ठीक है, 21 जून पर सीधा यहाँ पे ये चमक रहा था और चमकते चमकते ये धीरे धीरे जैसे महीना बढ़ते गया, ये 23 सितंबर का 23 सितंबर में क्या हो गया, ये बीचों बीच स्थिर हो गया। मतलब स्थिर नहीं हुआ है, बीचों बीच आ गया। इसे क्या हुआ, ऊपर भी प्रकाश सेम प्रकार का और नीचे भी जो प्रकाश है वो इक्वल आ रहा था। मतलब ऊपर हीट और नीचे जो हीट है वो इक्वली मिल रही थी। हमारा जो छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से यहाँ बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 23 के बाद दक्षिणायन, मतलब अब सूर्य नीचे की ओर खसक रहा है। मतलब इसकी जो सीधे लाइन है, मतलब जो सीधी रेखा है या फिर सीधी जो प्रकाश पड़ने वाली है वो सीधा मकर रेखा पर पड़ रही है, इसलिए इसको दक्षिणायन कहते हैं। जब ये ऊपर की ओर चलती है ना, इस मध्य 0 सेंटीग्रेड से, मतलब अक्षांश से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। और नीचे जब सूर्य नीचे आए तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। बाकी यही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए सूर्य भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है। अब बहुत लोग को ये डाउट होगा कि क्या सूर्य एक जगह खड़ा है और पृथ्वी एक जगह घूम रही है। देखिए अभी तक हम, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको अलग से टॉपिक सेट के बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपको डाउट ना हो। ये सूर्य, अभी तक हमने पढ़ा है कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब इसको मैं अर्थ मान लूँ तो सूर्य का इस प्रकार से ये चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अभी तक हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य अपनी जगह बैठा हुआ है, लेकिन यदि इसी को मैं इतना बड़ा अगर कोई प्लेनेट मान लूँ तो सूर्य भी घूम रहा है। अभी सूर्य यहाँ पे था, अब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी इसके चार पार घूम रहा है ना। देखिए अब सूर्य फिर यहाँ जाएगा, हमारे पृथ्वी इसके चक्कर काट रहा है। फिर सूर्य यहाँ आएगा, पृथ्वी फिर इसके चक्कर काट रहा है। इसलिए सूर्य जहां जहां जा रहा है पृथ्वी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। ठीक है, सूर्य जहां जहां जा रहा है पृथ्वी उसके पीछे पीछे चल रही है, उसके साथ साथ चल रही है। इसका मतलब ना तो सूर्य स्थिर है ना पृथ्वी स्थिर है। या फिर बचपन में कुछ चीजें याद कीजिए, जब हम कुछ खेल वाले आते थे या फिर कोई लोग आता था तो हम उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। जैसे अगर कोई आदमी यहाँ चला गया तो यहाँ गए, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ ऐसा घूमते गए। ऐसा पृथ्वी चल रहा है और हमारा जो सूर्य चल रहा है और पृथ्वी भी उसके पीछे 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 चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से गतियां हो रही है ब्रह्मांड में। चलिए, ये तो हमारा थोड़ा टॉपिक से हटके और काम हो गया था। चलिए अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। 23 सितंबर पर सूर्य कहाँ रहता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, मतलब विषुवत नहीं बोलते उसको, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उसके बाद से वो नीचे जाना शुरू करती है और 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर चमकना शुरू कर देता है। मकर रेखा पर चमकने की वजह से, फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए ये हमारा मकर रेखा है, ऊपर वाला कर्क रेखा है और ये बीच वाला क्या है, भूमध्य रेखा है 0। ये ऊपर कर्क रेखा है 21 और नीचे है 21.5 है ना, 23.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सूर्य है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ है और सूर्य की जो किरणें यहाँ पर सीधा आ रही मकर रेखा, ऊपर भी जाएगी, ऊपर हल्का तिरछा जाएगी, इसलिए हमको इस समय ठंडी का एहसास होता है। अब पता चला किसी ऋतु में हमको ठंडी का एहसास क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का जो सीधी किरणें है कर्क रेखा पर ना आकर मकर रेखा पर आ रही है, इसीलिए हमको ठंडी का एहसास होता रहता है ग्रीष्म ऋतु में। चलिए, मकर रेखा में सूर्य होने के कारण उत्तर दिशा में प्रकाश कम प्राप्त होता है या फिर तिरछा प्राप्त होता है। तापमान की बात करेंगे तो तापमान जो है कहाँ पे कितना रहता है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तापमान बहुत कम होता है इस समय। ठीक है, तापमान जो है इस समय बहुत ही कम हो जाता है। तापमान जो है यहाँ से बहुत ही कम हो जाता है इस टाइम। अब आगे देखते हैं। आर्द्रता गर्मी के दिनों से भी कम होती है। ठीक है, शीत ऋतु में कुछ ज्यादा पढ़ने लायक कुछ नहीं है। शीत ऋतु में सबसे ज्यादा यदि ठंडी की बात करेंगे तो दिसंबर के महीने में। ठीक है, क्यों, हमने इसका रास्ता बता दिया। आर्द्रता बहुत गर्मी के दिनों से तो अधिक होती है और बरसात से कम होती है। ठीक है, गर्मी के दिनों से कम और बरसात के दिनों से इसमें अधिक आर्द्रताएं होती है।
अब हम तापमान के बारे में बात करेंगे कि पूरे औसत तापमान की बात किया जाए पूरे छत्तीसगढ़ में, तब ये देखिए हमने कुछ छत्तीसगढ़ के मैप में बना के रखा है मध्यम तापमान, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान। ठीक है, चलिए उच्चतम तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उच्चतम तापमान के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मैप को देखकर बताइए किसमें से उच्चतम तापमान आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, उच्चतम तापमान दिख रहा है आपको इस साइड पे है ये उच्चतम तापमान आपके। ठीक है, उच्चतम तापमान आपको कहाँ पे दिख रहा है इस समय? आपको जांजगीर चांपा वाला, देखिए यहाँ पे जांजगीर चांपा है ना उच्चतम तापमान, रायगढ़ वाला। तो उच्चतम तापमान आपके 27 सेंटीग्रेड से अधिक वाले क्षेत्र को हम उच्चतम तापमान की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है जांजगीर चांपा, मैं इसको लिखता हूँ जेसी लिख रहा हूँ ना, जांजगीर चांपा लिख रहा हूँ। ठीक है, जांजगीर चांपा में होती है, यहाँ पे लगभग 27 सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान आपको देखने को मिलता है इस वाले क्षेत्र में। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। मध्यम कटिबंध 25 से 27 सेंटीग्रेड के बीच होती है। मध्यम कटिबंध आपके मिलेगा ऊपर, देखिए है ना, मध्यम कटिबंध आपके बघेलखंड के पठार के आसपास मिलेगा। तो वो जो मध्यम तापमान है, ठीक है, बघेलखंड का पठार है, हसदो बेसिन है, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, बघेलखंड का पठार हसदो बेसिन है। ठीक है, बघेलखंड हसदो बेसिन और जसपुर की कुछ पठारी एरिया है, जसपुर के पठारी एरिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मध्यम तापमान दिखेगा। उसके बाद कम तापमान, निम्न तापमान। निम्न तापमान आपको दिखने को मिलेगा, तो एक हम मध्यम आपको दो जगह मिला है ना, नीचे भी है आपके दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा या फिर दंडकारण्य लिख लीजिए। तो दंडकारण्य के जो जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे हमको मध्यम तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे कम तापमान की बात किया जाए तो सबसे कम तापमान आपको कहाँ मिलेगा? सबसे कम ना बोल के हम मध्यम के न्यूनतम तापमान की बात करेंगे। न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा ये आपके यहाँ पे महानदी बेसिन में। कहाँ पे? महानदी बेसिन के जितने भी जो जिले आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, वो 23 से 25 सेंटीग्रेड तक के तापमान होता है यहाँ पे। ठीक है, उच्चतम तापमान का क्षेत्र कौन सा है, सॉरी न्यूनतम सबसे कम, तो ये हो गया आपके जशपुर वाला एरिया। जसपुर का जो एरिया है यहाँ पे सबसे कम तापमान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कितना? 23 सेंटीग्रेड से भी कम, 23 सेंटीग्रेड से भी कम तापमान आपको जसपुर वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। अब हम वार्षिक और वर्षा के बारे में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा जो है किस प्रकार से और कैसा बटा हुआ है। तो सबसे अधिक जो है 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ये होता है आपके जशपुर, सारंगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन और इसके साथ में आपको मिलेगा दंडकारण्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलेगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के ये अधिकतम है और ये अधिक वर्षा है, 1400 से 1500 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा आपको देखने को मिलता है कभी कभी। तो ये क्षेत्र आपके ना और अधिकतम वर्षा वाला जो क्षेत्र, सॉरी अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये आपके जशपुर एरिया में है। ठीक है, जशपुर है, अबूझमाड़ है, जशपुर है, अबूझमाड़ का जो एरिया है अबूझमाड़। ठीक है, तो यहाँ आपको अधिक वर्षा देखने को मिलती है। और मध्यम वर्षा की बात किया जाए तो मध्यम वर्षा होता है 1300 से 1400 मिलीमीटर से अधिक। ठीक है, या फिर 1300 से अधिक ना बोल के इसको कहा जाए तो 1300 से 1400 मिलीमीटर के आसपास का जो वर्षा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपके मध्यम क्षेत्र वाला हिस्सा। ठीक है, तो मध्यम क्षेत्र में आप ले लीजिए पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है आपके मध्यम, पूर्वी बघेलखंड का कोरिया है, रायगढ़ का पश्चिमी एरिया है, पूर्वी भाग है, अरपा वाला एरिया है, यह मध्यम वर्षा देखने को मिलती है। और सबसे कम वर्षा होता है उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड में या फिर महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन। ठीक है, और कौन सा है? उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड में। ठीक है, तो यहाँ वर्षा हमको अधिक देखने, सबसे कम देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ के से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा था आज का वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जिसमें मिट्टी पढ़ेंगे वहां मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।